से मुलाकात, आरक्षण विधेयक पर की बात, जन अधिकार रैली की भी की मांग। आजादी के बाद पहली बार देश को आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। खास बात यह है कि वो देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हैं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। 20 जून 1958 में स्वर्गीय बिरंची नारायण टूडू के घर जन्मी द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के सबसे दूरस्थ और अविकसित जिलों में से एक है। अपने बचपन में आने वाली प्रतिकूलताओं के बावजूद मुर्मू ने अपनी शिक्षा पूरी की और 1994 से 1997 तक बिना वेतन के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में मानद सहायक शिक्षक के रूप में सेवा करके अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। इस चुनाव में पिछले 25 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष चुना गया है। इस चुनाव में कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। खड़गे को कुल 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। लंबे अरसे के बाद सियासत में ऐसी कोई पदयात्रा हो रही है। ये यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई। 150 दिनों में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय कर ये यात्रा श्रीनगर में खत्म हो गई। यूपी, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने अपनी सत्ता को बरकरार रखा। इन तीनों राज्यों में सबकी निगाहें यूपी के चुनाव पर थी, जहां 2017 से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार चल रही थी। बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही थी, जिसकी अगुवाई अखिलेश यादव कर रहे थे। लेकिन चुनाव परिणामों ने सबको चौंका दिया। भाजपा ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। उसे कुल 255 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली। तो वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनी। उधर गोवा में भी प्रमोद सावंत की अगुवाई में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल करके किसी भी दूसरी पार्टी को मुकम्मल विपक्ष बनने तक का मौका नहीं दिया। 1966 में हरियाणा के अलग होने के बाद पिछले 56 साल में ये पंजाब में किसी एक राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 1992 में पंजाब में आतंकवाद के दौरान कांग्रेस ने अपने बूते 87 सीटें जीती थी, लेकिन उस समय शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव का बहिष्कार किया था। पंजाब में बम्पर जीत हासिल करने वाली आप वोट प्रतिशत के मामले में भी सबसे आगे है। उसे कुल पड़े वोट में से 44% हिस्सा मिला, तो वहीं कांग्रेस को 23% वोट मिले। इधर अकाली दल ने 18.4% वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन पार्टी कुल 5 सीटें भी नहीं जीत पाई। पाँच जनवरी 2022 को पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही की घटना हुई। फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क मार्ग को बाधित कर दिया जहां से प्रधानमंत्री के काफिले को गुजरना था। इस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। घटना के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौटे। वो ना तो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए, ना ही 2 साल के बाद राज्य में अपनी पहली रैली को ही संबोधित कर सके।
जिस दिन प्रधानमंत्री को रैली संबोधित करनी थी, दोपहर तक फिरोजपुर रोड चालू था। पीएम जैसे ही सड़क मार्ग पर चलना शुरू हुए, उससे पहले ही किसानों ने रास्ता बाधित कर दिया। उन्हें पीएम के सड़क रूट की भनक लग चुकी थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर सरकार ने सितंबर महीने में प्रतिबंध लगा दिया और इसके 100 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार कर दिया। कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी ऐसे विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे हैं जिससे जन व्यवस्था प्रभावित हुई है। देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है और आतंक आधारित शासन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। पीएफआई का गठन 22 नवंबर 2006 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाविकास अघाड़ी सरकार उस वक्त पटरी से उतर गई जब शिवसेना के गद्दावर नेता और उद्धव के मंत्री एकनाथ शिंदे 28 विधायकों को लेकर गुवाहाटी में डेरा डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहां बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सरकार बनी। उद्धव ठाकरे ने साल 2019 में बीजेपी से सत्ता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार ही नहीं बनाई बल्कि खुद मुख्यमंत्री भी बन गए। हालांकि वैचारिक विरोधी दलों के साथ हाथ मिलाने को लेकर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के एजेंडे से हटने और बाल ठाकरे के आदर्शों से भटकने का आरोप लगाते हुए विद्रोह कर दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 156 सीट पर कमल खिलाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बड़े अंतर से अच्छी खासी संख्या में सीट हासिल कर रिकॉर्ड भी तोड़ा। घाटलोडिया और 84 दो सीट पर जीत का अंतर 2 लाख के करीब रहा। घाटलोडिया से लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जीतने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1.92 लाख से अधिक मतों से हराया। 8 सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर 1 लाख से 1.5 लाख वोट के बीच रहा। गुजरात में आरक्षण आंदोलन की पृष्ठभूमि में 2017 के विधानसभा चुनाव में पाटीदार समुदाय के एक वर्ग ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया था। इस चुनाव में समूह के मतदाता इस चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर लौट आया। बीजेपी पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को कांग्रेस से अपने पाले में लाई है। उन्हें वीरमगाम विधानसभा सीट से मैदान में उतारा, जहां से उन्होंने भारी मतों से अंतर से जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश में भाजपा का राज बदल गया। यहां 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज बरकरार रहा। भाजपा चुनाव हार गई, जबकि कांग्रेस सरकार में आने के बाद कामयाब हुई। कांग्रेस को 68 में से 40 सीटों से पूर्ण बहुमत मिली, जबकि भाजपा केवल 25 सीटों पर ही सिमट गई। 3 निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। हालांकि भाजपा की 1% से भी कम मतों के अंतर से हार हुई है। कांग्रेस को 43.90 और भाजपा को 43% वोट पड़े। कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से इस विवाद की शुरुआत हुई। कॉलेज की छात्राएं ड्रेस कॉलेज का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कॉलेज में आईं। धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ने लगा और कई स्कूल कॉलेज में इस तरह की घटनाएं सामने आईं। फरवरी महीने में राज्य सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133(2) को लागू कर दिया। इस एक्ट के मुताबिक सभी छात्रों छात्राओं को तय ड्रेस कोड पहनकर ही आना अनिवार्य कर दिया गया। इसके खिलाफ मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। रात 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत में G20 से संबंधित बैठकों की शुरुआत हो चुकी है। सदस्य देश के
प्रतिनिधि भारत के नेतृत्व में न सिर्फ अपनी समस्याओं के निवारण पर चर्चा करेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तमाम गतिविधियों से परिचित होंगे। वैश्विक मुद्दों जिनमें चर्चा के लिए G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भारत का दौरा करेंगे। ये पहली बार है जब G20 की बैठक भारत में हो रही है और 200 से अधिक बैठकें करीब 50 से ज्यादा शहरों में होनी है। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अनुशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल 2022 भारत में टेलीकॉम सेक्टर के लिए शानदार रहा, जहां एक ओर पीएम मोदी ने देश में 5G सर्विस की शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर 8वीं स्पेक्ट्रम नीलामी से अब तक का सबसे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। देश भर के 50 शहरों में अब तक 5G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने अक्टूबर से सेवाएं शुरू कर दी हैं। 5G सेवा ग्राहकों को 4G की तुलना में 10 गुना तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने में सक्षम है। 5G आने वाले समय में भारत की प्रतिष्ठा, प्रोफाइल और शक्ति को वैश्विक स्तर पर इतना बढ़ाएगी जितना पहले कभी नहीं बढ़ी। आज की तेजी से बदलती दुनिया में एक पुनरुत्थानशील भारत को शीर्ष पर लाने के लिए 5G जैसी सर्विस की ही जरूरत थी। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कहा था कि चूंकि भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, इसलिए अगले 25 साल के लिए नए सिरे से फोकस और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए 5 संकल्पों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन 5 संकल्पों में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह से त्याग, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्र की एकता बढ़ाने का पुरजोर प्रयास है और हर नागरिक का कर्तव्य का दायित्व वाला विकसित भारत शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने युवाओं से अपने जीवन के अगले 25 साल राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। ट्रेड वॉर, तेजी से बिगड़ते जलवायु और ऊर्जा संकट, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच दुनिया जिस भारतीय लोकतंत्र की ओर देख रही है, युवा उद्यमियों के लिए अमृत काल में इससे बड़ा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। पहली बार भारत का व्यापारिक निर्यात एक वित्तीय वर्ष में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत की आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब तक का सबसे अधिक माल निर्यात लक्ष्य 31 मार्च की समय सीमा से 9 दिन पहले हासिल किया गया। अप्रैल-मार्च 2022 के दौरान निर्यात 37% बढ़कर 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2020-21 में 992 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दुनिया के तमाम बड़े निवेशक, बैंक, संगठन और विशेषज्ञों का कहना है कि अगला दशक हिंदुस्तान का है। यही वजह है कि दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था में शामिल है। यही वजह है कि वैश्विक महामारी को मात देकर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। खास बात यह है कि भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। पिछले 10 सालों में 11वें पायदान से यहां तक का सफर भारत ने तय किया है। इस लिहाज से ये बेहद शानदार और प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व करने का क्षण है। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram S rocket.
18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम-S। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इसके साथ ही भारत में अंतरिक्ष तकनीक के मामले में निजी रॉकेट कंपनियों के प्रवेश की शुरुआत हो गई है। भारत अब उन चंद देशों में शामिल हो गया है जहां निजी कंपनियां भी अपने बड़े रॉकेट लॉन्च करती हैं। भारत सरकार द्वारा 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू की गई नमामि गंगे परियोजना को दुनिया की 10 ऐसी प्रमुख पहलों में शामिल किया गया है जिन्होंने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई है। सरकार की 2014 में शुरू नमामि गंगे योजना गंगा और उसकी सहायक नदियों के मैदानी हिस्सों के पुनर्जीवन और संरक्षण, गंगा बेसिन के कुछ हिस्सों के वनीकरण और सतत कृषि को बढ़ावा देने की पहल है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य अहम वन्य जीव प्रजातियों को पुनर्जीवित करना भी है। भारत ने कोविड के संक्रमण पर लगाम लगाने के साथ ही रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत ने 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज का माइलस्टोन पार कर लिया है। भारत में 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ था। 200 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को भारत ने 17 जुलाई 2022 को पार किया था। वहीं 100 करोड़ वैक्सीन डोज के लक्ष्य को पिछले साल 21 अक्टूबर में छू लिया था। इसके साथ ही भारत में ही बनी विश्व की पहली नेजल कोविड वैक्सीन भी तैयार है, जिसे इमरजेंसी अप्रूवल भी मिल चुका है। यानी अब इंट्रानेशनल वैक्सीन इनकोवैक नाक से दी जाएगी। चीन में जब कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है, भारत में संक्रमण की स्थिति काबू में बनी हुई है। भारतीय सेना के लिए साल 2022 उसके किले को और अधिक मजबूती देने वाला साबित हुआ है। इस एक साल के दौरान भारतीय सेना के बेड़े में कई ऐसे युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें और लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल हुए हैं, जिसने सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही सेना की ताकत में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस दौरान भारत का रक्षा बजट भी दोगुना हो चुका है। साल 2022 के दौरान भारत के पास राफेल लड़ाकू विमानों को पूरी खेप आ गई। भारतीय सेना ने 9 और 11 दिसंबर को तवांग में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सीमा में घुसने पर आमदा चीनी सैनिकों को भारत के जवानों ने डंडे मार मार कर भगा दिया। इससे पहले जून 2020 में गलवान घाटी में भी चीन की सेना को जवानों ने घुसपैठ करने से रोक दिया था। हालांकि इस दौरान 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई थी। इसके अलावा इंडिया गेट पर बना नेशनल वॉर मेमोरियल शहीद जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ये जवानों का हौसला भी बढ़ा रहा है। अब भारत में पीएम मोदी ने चीफ डिफेंस आर्मी स्टाफ का पद बनाकर सेना की ताकत को और भी मजबूत किया है। सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, यानी किसी दुश्मन देश की हरकतों का जवाब देने के लिए अब सेना स्वयं सक्षम हो गई है। इसके लिए उसे सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सीडीएस ही किसी भी देश पर जवाबी हमले का आदेश दे सकता है। इसके अलावा सेना में नारियों के लिए भी सरकार ने पूरी तरह से रास्ते खोल दिए हैं।
साल के अंत का अपराध की सबसे बड़ी घटना सामने आई। दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने सभी का दिल दहला दिया। लिव इन में रहने वाली श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के कई टुकड़े किए गए। आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर 27 साल की वालकर की मई में गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उन्हें करीब 3 सप्ताह तक दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर में 300 लीटर के फ्रिज में रखा था और कई दिनों तक उन्हें शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंका था। श्रद्धा की हत्या का आरोप उसी के बॉयफ्रेंड आफताब पर लगा है। फिलहाल आफताब तिहाड़ जेल में बंद है और मामले की तफ्तीश जारी है। साल 2022 खेल के क्षेत्र में भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। खासतौर पर बेटियों ने अपना कमाल दिखाया, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार में महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया और उसमें भारतीय महिला टीम ने क्रिकेट में सिल्वर मेडल जीता। महिलाओं की लॉन बॉल टीम ने भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया है। भारत की 4 खिलाड़ियों वाली टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 92 साल के इन खेलों के इतिहास में भारत को पहली बार मेडल दिलाया। अपाचे और प्रचंड स्वदेशी लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर भी वायुसेना में शामिल हुए हैं। इससे वायुसेना की हमलावर क्षमता कई गुना बढ़ गई है। इसी तरह इंडियन नेवी को INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS उदयगिरी और मोमुर्गा जैसे युद्ध पोत मिले हैं, जिनमें परमाणु हथियारों को भी संचालित करने की क्षमता है। पीएम मोदी के मंत्र मेक इन इंडिया को साकार करते हुए देश ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल की है। अब भारत न सिर्फ अपने लिए रक्षा के लिए उपकरण और अत्याधुनिक हथियार बना रहा है, बल्कि दूसरे देशों को इसे निर्यात करने में भी सक्षम हो गया है। इससे देश की विदेशी मुद्रा की आय हो रही है।